मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे वर्निलाइजेशन। वर्निलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी और एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली वर्निलाइजेशन है कैसे, हिंदी में कहते हैं वसंतीकरण। वर्निलाइजेशन बेसिक क्या है कि जो फ्लावरिंग है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसी का प्रभाव जो है, टेम्परेचर का इफेक्ट जो है, वही वर्निलाइजेशन कहलाता है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो डिस्कशन करेंगे। इट इज ऑब्जर्व्ड इन मैनी प्लांट्स फ्लावरिंग प्राइमरली controlled by the light, but in some cases flowering is regulated by both light and temperature। कुछ केसेस में देखा गया है, कई प्लांट्स में देखा गया है कि जो फ्लावरिंग का फिनोमिना है वो लाइट से नहीं, लाइट और टेम्परेचर दोनों के द्वारा कंट्रोल होता है। वर्निलाइजेशन इज द लैटिन वर्ड विच मीन्स ऑफ द स्प्रिंग, which literally means bringing to spring condition। They are two different type of strain, mainly in cereals, winter and spring strains। If winter strains is sow in end of September, October and flowers in summers, and spring seasons are sown at end of January and February, also flower in summer। If winter strains are sown in January or February and they do not show flowering summer। अब अगर इसमें बातचीत है कि जो प्लांट हम सितंबर अक्टूबर में बोते हैं उनमें भी फ्लावरिंग वही समर में होती है, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हम विंटर में सोइंग करते हैं उनकी भी फ्लावरिंग समर में होती है। लेकिन अगर हम विंटर सीड को लेट सोइंग करें तो फ्लावरिंग समर में नहीं होती। इसी चीज को समझाने के लिए आज हम बात कर रहे हैं वर्निलाइजेशन की टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। Many plants do not come to flower before the experience of low temperature। These plants remaining vegetative during a warm season receive low temperature during the winter and grow further than the bear flower and fruits। Requirement of low temperature prevent precocious reproductive development in autumn। तो हम बात करें कि कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनमें लो टेम्परेचर से पहले फ्लावरिंग नहीं होती है, उससे पहले उनमें जो समर सीजन होती है वो वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं समर सीजन में, और लो टेम्परेचर रिसीव करने के बाद विंटर सीजन में उसके बाद उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। इसका अर्थ निकलता है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए या रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इट्स अलाउड टू प्लांट टू रीच वेजिटेटिव मैच्योरिटी बिफोर रिप्रोडक्शन कैन अकर कंडीशन इन विंटर वैरायटी ऑफ सम एनुअल फूड्स। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे वीट है, बार्ले है, रेस है, कैबेज है, सुगर बीट है, कैरेट है, क्राइसैंथेमम है, ये प्लांट्स क्या करते हैं कि समर कंडीशन में केवल वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, और विंटर सीजन में इनमें जो है वो विंटर सीजन से पहले इनमें वेजिटेटिव मैच्योरिटी आ जाती है, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार रहते हैं, और विंटर सीजन में आते इनमें फ्लावरिंग होती है। अर्थात इनमें ऐसे प्लांट, जैसे हम पूर्व स्लाइड में बता चुके हैं कि कुछ प्लांट्स हम समर में बोते हैं, समर यानी कि जो हमारा सितंबर अक्टूबर का मंथ होता है तभी हमारी फ्लावरिंग समर में हो रही है, विंटर में सोइंग कर रहा है तो भी हमारी समर में हो रही है। लेकिन अगर समर में जिनको सीड को हम बोते हैं, अगर उनको हम कोल्ड ट्रीटमेंट दे दें, उनके सीड को हम कोल्ड ट्रीटमेंट दे दें, तो अगर उनको हम लेट सोइंग करेंगे तो भी उनमें फ्लावरिंग समर में होगी। यानी कि जो सीड हम स्प्रिंग में बोते हैं उसी समय हम विंटर, जो हमारे पहले समर में सीड बो जाते हैं, उनको अगर कोल्ड ट्रीटमेंट दें तो उनको भी अगर हम सोइंग करेंगे तो उनके बीच बीच फ्लावरिंग का जो समय लगता, ज्यादा लगता है, अधिक लगता है, मोर टाइम लगता है, वो कम हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम देखें वर्निलाइजेशन सिंपली वाई समझे कि जो समर और विंटर या स्प्रिंग में सोइंग की वाले सीड के बीच जो डिफरेंस है, जो फ्लावरिंग टाइम का डिफरेंस है, उसको अगर कम करना है तो जो हम सितंबर अक्टूबर में सीड बोते हैं कोल्ड ट्रीटमेंट दे दें उसको, तो उन सीड को भी अगर हम जनवरी में सोइंग करेंगे तो भी उनमें समर में फ्लावरिंग होगी। यानी कि सोइंग और फ्लावरिंग के बीच का जो पीरियड है वो कम हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड वर्निलाइजेशन। इसको विभिन्न सीरियल्स में भी देखा गया है, और जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें भी देखा गया है, और वेजिटेबल्स में भी देखा गया है। प्रोसेस ऑफ वर्निलाइजेशन किस तरीके से होता है? इट इज द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्रोसेस, प्लांट एक्सपोजर टू लॉन्ग पीरियड ऑफ कोल्ड
विंटर और सच कंडीशन। अगर प्लांट को हम जो फ्लावरिंग प्लांट है प्रोसेस, अगर प्लांट को लंबे समय तक कोल्ड में रखा जाए या उस तरीके की दूसरी आर्टिफिशियल कंडीशन में रखा जाए तो उसमें फ्लावरिंग शीघ्र हो जाती है। वंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस प्लांट डेवलप द कैपेबिलिटी ऑफ फ्लावरिंग। और कोल्ड में रखने से क्या होता है कि प्लांट के अंदर फ्लावरिंग की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है। हाउएवर दे मे नेसेसिटी द एक्स्ट्रा सीजनल वीक ऑफ ग्रोइंग बिफोर द फ्लावर, जिसको ग्रोइंग से पहले एक्स्ट्रा वीक चाहिए थे। इन दिस प्रोसेस ऑफ बर्निलाइजेशन द फ्लावरिंग इज फैसिलिटेटेड बाय कोल्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड अ कंपैटिबिलिटी हाइड्रेटेड सीड टू ग्रोइंग प्लांट्स। तो जो बर्निलाइजेशन का प्रोसेस है इसमें क्या करते हैं कि जो फ्लावरिंग की फैसिलिटी है उसको किसको द्वारा डेवलप करते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा। यानी कि जब हम सीड को सोइंग करते हैं ड्राई कंडीशन में, हाइड्रेट कंडीशन में ही अगर हम सीड को, ग्रोइंग प्लांट्स को अगर हम कोल्ड ट्रीटमेंट दे दें तो उसमें फ्लावरिंग जो होती है, फ्लावरिंग का जो समय होता है वो कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ बर्निलाइजेशन द वेजिटेटिव फेज ऑफ द प्लांट इज रिस्ट्रिक्टेड विच लीड टू द अर्ली फ्लावरिंग। और जिसका वेजिटेटिव ग्रोथ का पीरियड है वो कम हो जाएगा और उसको फ्लावरिंग जल्दी हो जाएगी। इन द अब्सेंस ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट दोज प्लांट विच नीड बर्निलाइजेशन एक्सहिबिट डिलेटेड फ्लावरिंग स्टे वेजिटेटिव। और अगर हम कोल्ड ट्रीटमेंट हटा दें तो प्लांट में बर्निलाइजेशन का पीरियड बढ़ जाएगा और फ्लावरिंग फिर से जाएगी। देख सकते हैं किस समय नॉट कोल्ड एक्सपोजर, ये प्लांट हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है, इसको कोल्ड में नहीं रखा गया, कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अगर हम प्लांट को 1 to 2 वीक का कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं होल प्लांट को, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और 3 से 4 दिन के बाद, वीक के बाद अगर हम एक्सपोजर तो किस तरीके का हमारा इसमें दिखाई देगा इफेक्ट, वो हमें साफ इस फिगर में देख सकते हैं। और देख सकते हैं पूरा प्लांट का रिस्पॉन्स, देखते हैं फोटो पीरियड्स की लाइट का क्या इफेक्ट होता है। लाइट की वजह से हमारा प्लांट जो है जर्मिनेट होता है, पोस्ट एम्ब्रियोनिक, और जर्मिनेट होने के बाद वेजिटेटिव ग्रोथ में आता है और जिसे जुवेनियल स्टेज कहते हैं, फिर एडल्ट में आता है और उसके बाद उसमें फ्लावरिंग हो जाती है, उसके उसमें बोल्टिंग हो जाती है। ये सभी स्टेजेस को हम देखते हैं कि किस तरीके से लाइट और टेम्परेचर किस तरीके से उनको अफेक्टेड करते हैं। टाइप्स ऑफ बर्निलाइजेशन, बर्निलाइजेशन कितने प्रकार का होता है। बर्निलाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड टू फॉलोइंग टाइप्स। ऑब्लिगेट बर्निलाइजेशन, प्लांट मस्ट बी एक्सपोज टू लोअर टेम्परेचर फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अगर किसी प्लांट को पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाए तो उस तरह के बर्निलाइजेशन को हम कहते हैं ऑब्लिगेट बर्निलाइजेशन। इसकी एग्जाम्पल है वाइनियल प्लांट्स, कैबिज। फिर हमारा फैकल्टेटिव बर्निलाइजेशन, अपॉन विगेन एक्सपोज द लोअर टेम्परेचर फ्लावरिंग प्लांट इन द एपियर अर्लियर। यानी कि अगर हम जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट है उसको हम पहले से ही एक्सपोज कर दे, उसको एक्सपोजर दे दें कोल्ड ट्रीटमेंट का, दिस टाइप ऑफ बर्निलाइजेशन इज कॉल्ड फैकल्टेटिव बर्निलाइजेशन। द विंटर एनुअल ट्रिटिकल्स, यानी कि जो हमारा विंटर सीजन में बोए जाने वाला वीट है या राई है उसको ट्रीटमेंट दे तो उसमें फ्लावरिंग अर्ली सीजन हो जाएगी। द मैकेनिज्म ऑफ बर्निलाइजेशन, थ्रू द बर्निलाइजेशन देयर इज द एडवांसमेंट the process of blooming as a result of dilated period of low temperature, for instance that which the attained in winter। यानी कि बर्निलाइजेशन के द्वारा अगर हम ब्लूमिंग चाहते हैं प्लांट में कि हमारा लो टेम्परेचर सीजन डिले हो रहा है, अगर उसको हम नेचुरल या कृत्रिम तरीके से अगर उसको दे दे कोल्ड ट्रीटमेंट तो उसमें फ्लावरिंग ब्लूमिंग पे आ जाएगी, जल्दी हो जाएगी। विच अटेंड इन विंटर, जो विंटर में होती है उससे पहले हो जाएगी। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ बर्निलाइजेशन, देयर आर 2 मेन हाइपोथेसिस। तो बर्निलाइजेशन की मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए 2 हाइपोथेसिस दी गई है, फेजिक डेवलपमेंट थ्योरी, हार्मोनल थ्योरीज। अब हम किस तरीके से बात करते हैं कि कोल्ड ट्रीटमेंट की किस तरीके देते हैं, तो बेसिकली कोल्ड ट्रीटमेंट माना जाता है कि कोल्ड ट्रीटमेंट देने से क्या होता है कि जो जिबरेलिन का पाथवे है वो स्टार्ट हो जाता है, वो तेज हो जाता है और बर्निलाइजेशन पर एक्सप्रेशन
और वो उसके एक्सप्रेशन को कोल्ड ट्रीटमेंट के कारण फास्ट होने से फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जिबरेलिन जो हार्मोन है वो भी कहीं ना कहीं फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जिबरेलिन हार्मोन्स और एक अननोन हार्मोन्स दोनों बनकर, जिसको बाद में नाम बताएंगे, वर्निलिन नाम दिया गया है, दोनों एंजाइम्स जो हैं फ्लावरिंग को इनिशिएट करने में कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोल्ड ट्रीटमेंट एक फ्लावरिंग का सिग्नल है और उससे क्या होता है कि दोनों एंजाइम्स आपस में मिलकर फ्लावरिंग को इनिशिएट करने का काम करते हैं। फेजिक डेवलपमेंट थ्योरी, एज पर दिस हाइपोथेसिस there is organization of stage in plants improvement. Each stage is under the impact of environmental element such as light and temperature. तो इस थ्योरी के अनुसार बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्टेज में, प्लांट जब ऑर्गेनाइजेशन स्टेज में इंप्रूवमेंट कर रहा होता है तो प्रत्येक स्टेज में जो हमारा लाइट और टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है। हेयर इन टर्न देयर आर टू मेन स्टेज, में दो स्टेज होती है। थर्मोस्टेट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, व्हेन वर्निलाइजेशन एक्सेलरेट थर्मोस्टेट। तो ये थर्मस जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाली स्टेज है बेसिकली, और इस स्टेज में थर्मोस्टेट एक्सेलरेट होती है। थर्मोस्टेट वेजिटेटिव फेज रिक्वायर्ड द लो हीट एक्सेलरेशन एंड इनफ डैम्पनेस, और एक थर्मल स्टेज जो है वो वेजिटेटिव स्टेज में रिक्वायरमेंट होती है वो लो ग्रेड की हीट के लिए, जिससे वो डंपनेस उसमें कम। हार्मोनल थ्योरी, दूसरी सेकंड थ्योरी हमारी वर्निलाइजेशन की है हार्मोनल थ्योरी। एज पर दिस हाइपोथेसिस द फ्रीजिंग ट्रीटमेंट प्रोपेल्स द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल हार्मोन्स रिफर्ड एज बर्निलिन। इस थ्योरी के अनुसार बताया गया है कि फ्रीजिंग ट्रीटमेंट देने पर प्लांट के अंदर एक फ्लोरल हार्मोन विकसित होता है, डेवलप होता है, जिसे बर्निलिन कहते हैं। सच अ हार्मोन इज इम्प्योर्ड द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, और ये हार्मोन जो है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में इंपॉर्टेंट होता है। वर्निलिन हार्मोन डिफ्यूज फ्रॉम द वर्निलाइज प्लांट टू अनवर्निलाइज प्लांट प्रमोटिंग ब्लूमिंग। जो वर्निलिन हार्मोन है उसे अगर अनवर्निलाइज के साथ साथ अनवर्निलाइज प्लांट में भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो उस प्लांट में भी फ्लावरिंग प्रमोट हो जाएगी, ब्लूमिंग हो जाएगी। वर्निलाइजेशन प्लांट साइड ऑफ वर्निलाइजेशन, तो वर्निलाइजेशन प्लांट के किस साइड में वर्निलाइजेशन का प्रोसेस चलता है। द मेटाबॉलिकली एक्टिव एपिकल मेरिस्टोम्स आर द साइट ऑफ प्रिसिपिटेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ इनिशिएटिव फ्लावरिंग, यानी कि प्लांट की कौन सी साइट है जहां वर्निलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो प्लांट के जो ग्रोइंग एपेक्स होती है, एपिकल मेरिस्टेम का रीजन होता है जहां पर ये जो टेम्परेचर है और फ्लावर इनिशिएटिंग का पूरा प्रोग्राम जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। तो मेरिस्टमेटिक जो एपिकल मेरिस्टमेटिक जोन है वो वर्निलाइजेशन की एक साइट है। द यंगर लीव्स आर मोर सस्पेक्टेबल द प्रोसेस ऑफ वर्निलाइजेशन, और उसके बाद नंबर 2 में जो यंग लीव्स प्लांट की होती है वो वर्निलाइजेशन प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा सस्पेक्टेबल होती है। द शूट एपेक्स ऑफ मैच्योर स्टेम और एम्ब्रियो ऑफ सीड रिसीव द लो टेम्परेचर स्टिमुलस, और इसके अतिरिक्त शूट एपेक्स और जो जर्मिनेटिंग सीड होता है एम्ब्रियो स्टेज में होता है वो लो टेम्परेचर, उसको वो लो जो टेम्परेचर है वो उसको स्टिमुलस करता है जर्मिनेशन के लिए और फ्लावरिंग के लिए। Consequently, the stimulus of the process is perceived by meristematic cells only such as shoot tips, root apex, developing leaves and embryo tips। ये सभी रीजन जो होते हैं वर्निलाइजेशन की साइट के रूप में काम करते हैं, प्लांट को वर्निलाइजेशन में हेल्प करते हैं। द वर्निलाइजेशन एग्जांपल्स, अब अगर हम देखना चाहें कि वर्निलाइजेशन कहां में मिल सकता है, किस तरीके से काम करता है। सम फूड प्लांट्स हैव स्प्रिंग और विंटर वैरायटी वेयरिंग द स्प्रिंग वैरायटी इज टिपिकली प्लांटेड इन स्प्रिंग। तो देखा जाए कि विंटर को हम बिफोर बोते हैं, सोइंग करते हैं, और स्प्रिंग वैरायटी की सोइंग हम स्प्रिंग में करते हैं। हेंस द फ्लावर प्रोड्यूस ग्रेन्स टुवर्ड द एंड ऑफ सीजन, और दोनों में सीजन के एंड में फ्लावरिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं। हाउएवर द विंटर वैरायटी इज प्लांटेड इन ऑटम व्हेन द जर्मिनेट इन विंटर, ग्रो इन द स्प्रिंग एंड हार्वेस्टेड इन द समर। अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर को हम ऑटम सीजन में सोइंग करेंगे, वो विंटर में जर्मिनेट करेगा, स्प्रिंग में ग्रोइंग करेगा, और हार्वेस्टिंग जो होगी वो समर्स में होगी, यानी कि 3 सीजन्स चाहिए होंगी प्लांट के लिए। वाइनियल प्लांट्स रिक्वायर 2 ईयर ऑफ द फ्लावरिंग एज दे ग्रो स्टेम लीव्स रूट इन द फर्स्ट ईयर एंड फॉर द कोल्ड मंथ एंटर इनटू डोरमेंसी।
अगर देखा जाए जो बायरिंगल प्लांट्स होते हैं इनको ग्रोइंग करने के लिए, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 इयर्स की समय सीमा चाहिए होती है। इनमें फर्स्ट ईयर में क्या करते हैं कि इसमें प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, लीव, स्टेम, रूट और में ग्रोथ होती है। एंड सेकेंड में क्या होता है कि कोल्ड मंथ आता है तो जो डॉर्मेंसी चले जाते हैं और स्प्रिंग सीजन में इसमें फ्लावरिंग होती है और फिर अगले नेक्स्ट समर में इसमें हार्वेस्टिंग और मैच्योरिंग हो जाता है प्लांट हमारा। इन दिस सब्सिक्वेंट मंथ द रिक्वायर अ पीरियड ऑफ कोल्ड फर्टिलाइजेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग, यानी कि इसका सबसे पर्पज मेन है कि इसको फ्लावरिंग के लिए कोल्ड ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, कोल्ड पीरियड की आवश्यकता होती है वर्निलाइजेशन के लिए, जिससे उसमें फ्लावरिंग हो सके। ग्रेजुअली बायरिंगल प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स एंड फॉलोइंग समर्स, स्प्रिंग एंड डाई, और उसके बाद जो है फिनिश हो जाते हैं। सम एग्जांपल आर कैबेज, कैरेट एंड सुगर बीट्स। प्रीडोमिनेंटली गार्लिक इज प्लांटेड थ्रू इन विंटर नेसेसिटी कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी कि जो कोल्ड ट्रीटमेंट की आवश्यकता के कारण जो हम हम अपना प्लांट करते हैं, बेसिकली गार्लिक मींस लहसुन, वो विंटर में करते हैं और उसमें स्प्रिंग सीजन में कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद स्प्रिंग सीजन में उसमें फ्लावरिंग हो जाती है। इन द इवेंट वेयर द टेम्परेचर इज नॉट लो फॉर द पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, गार्लिक डज नॉट शेप एंड बल्ब, विंटर बीट डज नॉट ब्लूसम फार्मिंग। अगर कोल्ड पीरियड नहीं अगर मिलता है उस प्लांट को तो उसमें फ्लावरिंग और उसके अंदर जो बल्ब का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, पूरी की पूरी प्लांट जो है इफेक्टिव हो जाएगा। डीवर्निलाइजेशन ये भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मींस अगर हमें कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा हम विंटर प्लांट को स्प्रिंग में बदल सकते हैं, फ्लावरिंग के लिए चेंज कर सकते हैं। अगर उस प्लांट को हाई टेम्परेचर दे दिया जाए तो वर्निलाइजेशन का इफेक्ट फिनिश हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं डीवर्निलाइजेशन। डीवर्निलाइजेशन इज द reversion of process of vernalization as a result of being exposed to high temperature. This process is affected by treating vernalized bud seed with a high range of temperature. It is in the 1957 that the Lang et al. Demonstrated the applying gibberellins coil substitute the cold treatment for vernalization in some biennial plant, जैसा कि इसमें